राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, साथ ही मेरे भीतर की जद्दोजहद भी गहरी होती जा रही थी। बीते कुछ वर्षों के दृश्य चलचित्र के समान आंखों के सामने घूम रहे थे। माँ और बाबूजी के आंगन में हम दो फूल खिले थे। मैं और अनु दीदी बहुत प्यार करते। माँ और बाबूजी हम दोनों बहनों को एक छोटी सी किराने की दुकान थी घर के अगले हिस्से में, और बस वहीं थी हमारे घर की आमदनी का जरिया। छोटे मोटे खर्च निकालने के लिए माँ आसपास की औरतों को सिलाई सिखा देती थी। माँ बाबूजी ने कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रखी थी। हम दोनों बहनों की परवरिश में बिना इस बात की परवाह किए कि समाज समय समय पर उन्हें याद दिला ही देता कि दोनों बेटियां एक दिन चली जानी हैं, फिर बुढ़ापा कैसे कटेगा। बाबूजी हंसकर कहते, मेरी दो बेटियां बेटों से कम नहीं। बाबूजी की तीव्र इच्छा थी कि उनकी बेटियां खूब पढ़ें और नाम कमाएं। हम दोनों बहनें ये बात बखूबी समझती और मन लगा के पढ़ाई करती। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और साथ ही हम दोनों बहनें भी। दीदी मुझसे कोई 2 साल बड़ी थी। दीदी जितनी सुंदर, शांत, उतनी ही चंचल मन की। सुतवा नाक, दूध में केसर मिला, सिंदूरी रंग और मधुर बोली, कुल मिला के बेहद सुंदर थी दीदी। माँ कभी कभी कहती, कहाँ सुदामा के घर राजकुमारी ने जन्म ले लिया बिटिया तूने। हम दोनों बहनें खूब हंसते। मैं जब 11वीं में गई तो अनु दीदी ने कॉलेज जाना शुरू किया था। हमारे कस्बे के पास एक ही कॉलेज था जिसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ते थे। कस्बे में लड़कियों के स्कूल से पढ़ाई करने वाली दीदी कॉलेज के खुले वातावरण में असहज हो उठती। आते जाते लड़के उनकी खूबसूरती निहारते रहते। बिना नज़रों को उठाए दीदी बस अपना लक्ष्य पाने में जुटी थी। कॉलेज में जहाँ प्रोफेसर उनके प्रतिभा के कायल थे, वहीं लड़कियाँ उनसे दोस्ती करने को आतुर रहते। वहीं कुछ लड़के ऐसे भी थे जो दीदी के रूप के दीवाने हो चुके थे। कई दोस्ती के प्रस्ताव को दीदी ने विनम्रता से इनकार कर दिया था। कुछ पीछे हट गए तो कुछ ने दीदी के इनकार को अपनी मर्दानगी का प्रश्न बना लिया था। आखिर वो घड़ी भी आ ही गई जब हमारा सर्वस्व लुटने वाला था। कॉलेज में सालाना वार्षिक उत्सव था। प्रिंसिपल की प्रिय छात्रा अनु दीदी को विषय रूप गायन की प्रस्तुति देनी थी। अनु दीदी के गाने को सुन पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अनु बेटा कैसे जाओगी? सांझ होने को है, चलो मैं कोई इंतजाम करता हूँ, प्रिंसिपल सर ने कहा तो दीदी संकोच में मना कर गई। पास ही जाना है सर, और साइकिल है मेरे पास, कुछ लड़कियाँ भी साथ हैं, हम चले जाएंगे। धीरे धीरे लड़कियों के घर आते गए और अंत में दीदी रह गई थी। नवंबर महीने के आखिरी दिन थे। सांझ जल्दी ढल चुकी थी। तेज रफ्तार में दीदी साइकिल चला रही थी। तभी बस ये खेत पार करना रह गया है, फिर तो अपना गांव शुरू हो जाएगा। मन ही मन सोचती दीदी चली जा रही थी कि तभी उनकी सोच को तब विराम मिल गया जब रास्ता रोक 4 लड़के खड़े दिखे। न चाहते हुए भी रफ्तार धीमी कर दी दीदी ने साइकिल की, और फिर क्या था, चारों टूट पड़े दीदी पर। अंधेरा होने को आ गया। अनु नहीं आई क्या? दुकान बंद कर घर आए बाबूजी ने पूछा तो अब तक सब्र रख रही माँ बेचैन हो उठी। कभी दरवाजे पर टकटकी लगाती तो कभी बेचैन हो आंगन में फिरती, तो कभी भाग के गली तक देख आती। जब घड़ी ने 8 बजा दिए तब बाबूजी ने साइकिल उठाई और निकल पड़े देखने, लेकिन दीदी कहीं नहीं मिली। खाली हाथ लौटे बाबूजी के आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। मैं माँ और बाबूजी की हालत देख कोने में सिमटी खड़ी थी। इंतजार लंबा चला और फिर दीदी आई, टूटे कदमों से, बदहवास सी। उनका वो गुलाबी सलवार सूट जिसे बड़े जतन से माँ ने उत्सव के लिए सिला था, वो चित्रों में बदल चुके थे। शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। माँ बाबूजी ने तुरंत दीदी को घर के अंदर ले लिया। सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर माँ की एक फूटी चीख डरा गई मुझे। दीदी की हालत सब बयां कर रही थी। छोटी थी लेकिन इतनी भी नहीं कि हालत समझ ना सकूं। दीदी को कोई होश न था। माँ चलो थाने चलो, रिपोर्ट करवा दें।
और अस्पताल भी। देखो ना कितने दर्द में है दीदी। बहन का दुख देख तड़प उठी थी मैं। चुप कर लड़की, इज्जत तो चली गई बेटी की, लेकिन ये बात पूरा गांव जान गया तो जीना दूभर हो जाएगा हमारा यहाँ। लेकिन माँ, कह दिया ना। माँ ने फिर बहस मत कर रूपा। बाबूजी के मुंह से पहली बार कठोर स्वर फूटा था। दीदी घर के कमरे में कैद हो गई। आसपास कह दिया गया कि दीदी अपनी बुआ के घर गई है। मेरे गले लग दीदी रोती रही। बार बार पूछने पे भी उन दरिंदों के नाम दीदी कभी नहीं बता पाई। हर गुजरते दिन के साथ बाबूजी और माँ सामान्य होने का दिखावा करते और सारी रात रोते रहते। देखते देखते 3 महीने निकल गए। एक रोज जाने माँ ने बाबूजी को क्या कहा कि बाबूजी दुकान पे बैठे बैठे ही बैकुंठ निकल गए। माँ, दीदी को अंतिम दर्शन करवा दो बाबूजी के। माँ कुछ ना बोली। क्रियाक्रम हो गया और माँ ने दुकान संभाल ली। समय के साथ दीदी के बदलते शरीर को देख समझ गई थी मैं कि माँ ने उस दिन क्या कहा था बाबूजी को। कहा था अस्पताल चलो। माँ हो गई ना बर्बाद दीदी की जिंदगी। अपनी बहन की बेबसी मुझे बागी बनाते जा रही थी, लेकिन माँ से लड़ना मेरे बस में नहीं था। दर्द से तड़पती दीदी के लिए माँ ने एक दाई को बुलाया। दीदी को इस हालत में देख आंखें चौड़ी हो गई उसकी। कुछ कहती उससे पहले ही माँ ने अपने गिनती के गहने और कुछ पैसे दाई को थमा उसके पैर पकड़ लिए। दीदी को चीखना भी मना था। दर्द दांतों में भींचे तड़पती रही घंटों तक। तब जाकर दीदी के बेटी हुई। बहुत खून गिर गया है, मेरे बस का अब नहीं, आप अस्पताल ले जाओ। इतना कह दाई तो चली गई और वहीं आंगन की नाली के काले पानी में घुलता लाल रंग खुद में दीदी की बेबसी बयां कर रहा था। दर्द की परिधि लांघ दीदी जा चुकी थी और उधर पूरे गांव में दाई ने खबर फैला दिया था। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। जितनी मुंह उतनी बातें। गांव की बेटी और माँ की हालत देख तरस खा चुपचाप क्रियाक्रम निपटा दिया गया। इन सब में वो नन्ही बच्ची उसे गोद में ले कोने में बैठी रही मैं। हम दोनों एक दूसरे को बस टुकुर टुकुर देख रहे थे। छाया तो मेरे अनु दीदी की ही थी। वही आंखें, वही सुतवा नाक, वैसा ही सिंदूरी रंग। कुछ औरतें जिज्ञासा में आती और झांक के देखती उसे, और मैं अपने कलेजे में उसे जोर से भींच लेती, जैसे अनु दीदी को खोने के बाद इसे नहीं खो सकती थी। क्या करना है इस बच्ची का, कुछ सोचा है? सरपंच आए शाम को। माँ से पूछा। जैसा आप कहें, मिमियाती आवाज में माँ बोली। भय से चेहरा पीला पड़ चुका था। जिंदा है तो किसी अनाथालय में भिजवा दो, लेकिन इस पाप की निशानी को हम गांव में नहीं रहने देंगे। तेरी बेटी का पाप तुमने छिपा लिया था, लेकिन इस निशानी को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी। और पाप मेरी दीदी ने के साथ हुआ था, मेरी दीदी ने किया नहीं था। आज पहली बार मैंने आवाज़ उठाई थी। सबकी नज़रें मेरी ओर उठ चली। पागल हो गई है क्या जो इसे रखेगी? माँ घृणा से चीख उठी। हाँ माँ, पागल हो गई हूँ। दीदी को खो दिया, लेकिन उसकी परछाई को नहीं जाने दूंगी कहीं। और ये मेरा अंतिम फैसला है। आप सब जाएं यहाँ से। जैसा कि अनुमान था मेरे कदम से, सरपंच नाराज हो उठे और अब गांव में रहना संभव भी नहीं था। गांव में चाचा को घर दुकान सब दे दिया और बदले में जो रकम दी उसे ले चल दी नई दुनिया बसाने। पढ़ाई और नौकरी की। माँ को संभाला और दीदी की परछाई को भी नाम दिया अनुराधा। 10 साल बीत गए। आज मेरे पास सब कुछ था। अनुराधा भी 10 साल की हो चली थी और माँ वृद्ध। ऑफिस के एक सहकर्मी राहुल के साथ शादी का प्रस्ताव आया मुझे। माँ भी चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। राहुल को मेरी जिम्मेदारी का पूरा आभास था। अनुराधा के विषय में राहुल अक्सर पूछते रहते, लेकिन मैं टाल देती थी। राहुल को अनुराधा के विषय में कुछ मत बताना, माँ ने कहा तो मैं चौंक गई। क्यों माँ? अनुराधा मेरी जिंदगी है और राहुल को मुझे अनुराधा के साथ ही अपनाना होगा और झूठ के बुनियाद पे रिश्ते नहीं बना करते। माँ के लाख मना करने पर भी जब मैंने सच्चाई बताई तो साफ साफ राहुल ने कह दिया, माँ तो ठीक है, लेकिन अनुराधा की जिम्मेदारी शादी के बाद मुझे छोड़नी होगी। उसे हॉस्टल में डालना होगा।
तभी वो मुझसे शादी कर सकेंगे। मर्द के और रूप से आज परिचय हो चुका था मेरा। मेरी निर्दोष बहन की जिंदगी कुछ मर्दों के अहम ने खत्म कर दी थी और अब एक और मर्द की शर्त मेरी अनुराधा का भविष्य निगलने को तैयार बैठा था। बगल में अनुराधा सोई थी, भोली सी मुस्कान, कितनी निश्चल निष्पाप। अनुराधा को बाहों में भर लिया मैंने। एक निर्णय ले बहुत दिनों के बाद सुकून से सो गई मैं। सुबह 5 बजे के करीब नींद खुली। फिल्टर कॉफी माइक्रो कर जब बालकनी में आई, अद्भुत नज़ारा था। सामने वाले पार्क से आता करवल आस बंधा गया कि अब मेरी अनुराधा और मैं कभी किसी के शर्तों पर हम जिंदगी नहीं जिएंगे। अभी कॉफी का अंतिम सिप लिया ही था कि अनुराधा भागकर आई और गुड मॉर्निंग माँ कह गले लग गई मेरे। मैंने भी समेट लिया अपनी बाहों में अपनी दीदी की परछाई को, अपनी जिंदगी को, अपनी अनुराधा को। दोस्तों,